हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से द साइंस मैजिक में स्वागत है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे, हेलो एल्केन व हेलो एरीन के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें पिछले लेक्चर में अपन ने हेलो एल्केन की प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट किए थे। प्रिपरेशन मेथड में अपन ने हेलो एल्केन की देखे थे और उनमें कहा था कि जैसे अगला लेक्चर होगा उसमें अपन हेलो एरीन की प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। हेलो एरीन की जो प्रिपरेशन मेथड है, बनाने की जो विधियां हैं, उनमें ज्यादा नहीं है, 3-4 प्रिपरेशन मेथड है, उनको अभी देख लेते हैं अपन। देखो, पहले मैं बता देती हूँ। हेलो एरीन जो है उनमें अपने को पता है हेलो एरीन होते क्या है। जो एरीन जो होता है उसके साथ जब हेलोजन परमाणु जोड़ देते हैं वो तो क्या आ जाता है, हेलो एरीन बनता है। जैसे एरीन का मतलब ये हुआ कोई भी एरोमेटिक रिंग हो आपके पास, उसके साथ आप क्या जोड़ दो, हेलोजन परमाणु जोड़ दो। जनरली अपन किसको यूज में लेते हैं एरोमेटिक रिंग के रूप में, एरोमेटिक रिंग के रूप में अपन बेंजीन को काम में ले रहे थे, उसके साथ अपन क्या जोड़ रहे थे, हेलोजन परमाणु जोड़ रहे थे। यदि एक हेलोजन परमाणु होता है तो अपन बोलते हैं मोनो हेलो एरीन बोल देते हैं। दो हेलोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं तो डाई हेलो एरीन बोल देते हैं। और 3 या उससे ज्यादा हेलोजन परमाणु जुड़े हुए रहते हैं तो उनको अपन ट्राई या पॉली हेलाइड या हेलो एरीन क्या है बोल देते हैं। अब देखो, जैसे अपन ने हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट किए थे, अब आगे आता है अपना हेलो एरीन के जो प्रिपरेशन मेथड है, बनाने की विधियां हैं, उनको पढ़ते हैं। देखो, पहली जो प्रिपरेशन मेथड है हेलो एरीन की वो है हाइड्रोकार्बन के इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा, इंग्लिश में बोले तो फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक substitution of हाइड्रोकार्बन्स जो है उनके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन द्वारा आप एक हेलो एरीन को कैसे बना सकते हो। अब देखो, हाइड्रोकार्बन का मतलब आपने क्या लिया है, हाइड्रोकार्बन लिया है। हाइड्रोकार्बन, अब हेलो एरीन बनाना है तो अपन हाइड्रोकार्बन लेंगे, कौन सा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल जनरली अपन क्या लेते हैं, जो भी इसमें थोड़ा सा लिखिए। ये वाली रिएक्शन जो होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, ये वाली जो रिएक्शन होगी वो होगी या तो आयरन लोगे आप, और या फिर आयरन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, जैसे अपन FeCl3 ले सकते हैं, या फिर कोई भी लुईस अम्ल जो होता है, लेविस एसिड जो होता है, उसकी प्रेजेंस में अपन क्या कर सकते हैं, इस वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन होती है। अब देखो, लुईस अम्ल जानते हो भी, अम्ल वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और लुईस ने इन्हें मतलब ये डेफिनेशन दी थी, इसलिए इनको लुईस अम्ल बोल देते हैं। जनरली जैसे AlCl3 है, BF3 है, ये अपने क्या हैं, लुईस अम्ल होते हैं। ठीक है, और भी होते हैं। तो ये वाली जो रिएक्शन होगी वो या तो आयरन या फिर आयरन क्लोराइड और लुईस अम्ल की उपस्थिति में आप इस वाली रिएक्शन को करवाते हैं। अब देखो क्या लेंगे अपन, हाइड्रोकार्बन के इलेक्ट्रॉन आगे प्रतिस्थापन द्वारा है तो हाइड्रोकार्बन लेना पड़ेगा। हेलो एरीन है तो हाइड्रोकार्बन कैसे लेंगे अपन, एरोमेटिक लेंगे। चलो, ये वाला हाइड्रोकार्बन लिया अपन ने, टोल्यूइन ले लेते हैं। ये है टोल्यूइन। टोल्यूइन की रिएक्शन अपन करवाते हैं हेलोजन के साथ। टोल्यूइन की रिएक्शन जो है वो करवाएंगे अपन हेलोजन के साथ, हेलोजन के साथ करवाएंगे। और आपको पता है किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, या तो आयरन होगा या फिर आयरन ट्राइक्लोराइड होगा या फिर कोई लुईस अम्ल उपस्थित होगा। और ये वाली जो रिएक्शन होती है ये अंधेरे में होती है। ये वाली जो रिएक्शन होती है वो किस में होती है, अंधेरे में होती है। तो इस वाली रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ऑर्थो और पैरा टोल्यूइन बनता है। एक तो क्या बन जाए, ऑर्थो हेलो टोल्यूइन और पैरा हेलो टोल्यूइन,
ये इस वाले रिएक्शन से अपना प्रोडक्ट बनता है। एक तो बनता है ऑर्थो हेलोटोल्यूइन और एक बनता है अपना पेरा हेलोटोल्यूइन। अब आप जिस सेंटेंस की फॉर्म में लिखो इस वाली रिएक्शन को, तो आप कैसे लिख सकते हो? यदि हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को की अभिक्रिया हेलोजन के साथ आयरन या आयरन क्लोराइड या कोई लुईस अम्ल की उपस्थिति में अंधेरे में करवाई जाए तो इससे ऑर्थो हेलो और पेरा हेलो उत्पाद बनते हैं। ऑर्थो हेलो एरिन बन जाएगा और पेरा हेलो एरिन बन जाता है। ठीक है, अब देखो इस वाले रिएक्शन में जैसा कि मैंने बताया कि आयरन की जगह आप क्या ले सकते हो? आयरन ट्राइक्लोराइड भी ले सकते हो और क्या ले सकते हो? लुईस अम्ल भी इसकी जगह आप ले सकते हो। और भी एग्जांपल आप यहाँ पर लिख के देख सकते हो। अब जैसे ये वाला एक पहला मेथड था अपना हाइड्रोकार्बन के इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा। अब दूसरा अपन देख लेते हैं प्रिपरेशन मेथड। दूसरा जो प्रिपरेशन मेथड होगा वो होता है अपना बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट के द्वारा। बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट जो होता है उसके द्वारा आप हेलो एरिन को कैसे बना सकते हो? देखो सेकंड जो प्रिपरेशन मेथड अपना वो है बेंजीन डाइएजोनियम। बेंजीन डाइएजोनियम लवण द्वारा। अब देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्या होता है ये देखना पड़ेगा पहले। इंग्लिश में लिखे तो अपन फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से आप हेलो एरिन कैसे बना सकते हो? देखो बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, पहले तो ये बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट क्या होता है, ये किस प्रकार से बनता है, फिर इसके द्वारा अपन किसको बनाने की विधि पढ़ेंगे? हेलो एरिन को बनाने की विधि पढ़ेंगे। पहले देखो ये जो बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, देखो नाम से पता चल रहा है बेंजीन होगा इसमें और डाइएजोनियम, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन और डाई का मतलब दो, दो क्या होंगे इसके अंदर? नाइट्रोजन होंगे। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं। देखो ये वाली जो रिएक्शन होती है डाइएजोनियम साल्ट वाली, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट वाली, इसमें क्या होता है? एनिलीन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एनिलीन लेंगे और एनिलीन जो होगा इसकी अभिक्रिया करवाते हैं अपन सोडियम नाइट्राइट प्लस HX के द्वारा। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं अपन? सोडियम नाइट्राइट, ये क्या है? सोडियम नाइट्राइट और साथ में अपना हेलोजन अम्ल है। इसके साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं, देखो ये भी दिया हुआ हो सकता है यहाँ पर और यहाँ पर क्या दिया हुआ हो सकता है? एक आपको HNO2 भी दिया हुआ हो सकता है। ये वाला मिक्सचर भी दिया हुआ हो सकता है और साथ में क्या दिया हो सकता है? HNO2 भी दिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनता है? इधर से H प्लस, इधर से H माइनस, इधर से Na प्लस और NO2 माइनस। तो H प्लस जो होगा वो माइनस के साथ जुड़ेगा NO2 माइनस के साथ और क्या रिलीज हो जाएगा यहाँ से? NaH यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो ऑल ओवर क्या बनता है अपना? HNO2 ही बनता है। तो ये भी दिया हुआ हो सकता है आपको रिएक्शन में और ये भी दिया हुआ हो सकता है। इसको मैंने क्यों लिखा अभी, इसको क्यों नहीं लिखा? देखो ये वाला जो HNO2 होता है ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, तो आप इसको अभिक्रिया के दौरान ही बना सकते हो। तो अभिक्रिया के दौरान इसको बनाते हैं तो इस वाले मिक्सर से अपन इसको बनाते हैं, इसलिए तुरंत बना के इसको काम में लेते हैं, इसलिए ये वाला लिखा है। इसको नहीं लिखा क्योंकि ये क्या होता है, ये जो होता है ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, रिएक्टिव होता है, तो इसलिए इस वाले मिक्सर को अपन यहाँ लिखते हैं। अब देखो इससे बनता क्या है? इससे बनता है अपना डाइएजोनियम साल्ट बनता है, ये बनता है और यहाँ पर साथ में क्या रिलीज हो जाता है अपना? NaX रिलीज हो जाता है। बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट बनता है अपना बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट बनता है
अब देखो इसमें बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट बन गया। एनिलीन लिया आपने, एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइड और हैलोजन अम्ल के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है अपना बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। अब देखो जो बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट है, अब अपने को क्या बनाना है बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से हेलो एरिन बनाना है। हेलो एरिन बनाएंगे तो देखो बेंजीन डाई, हाँ एक चीज ध्यान रखना, बेंजीन डाइएजोनियम से आप हेलो एरिन दो मेथड से, दो अभिक्रिया से बना सकते हो। एक अभिक्रिया होगी अपनी सैंडमायर अभिक्रिया और एक होगी अपनी गाटरमान अभिक्रिया। एक अभिक्रिया कौन सी होगी सैंडमायर अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया रिएक्शन। सेंटमायर अभिक्रिया जो है, तो अपने सेंटमायर अभिक्रिया जो है इसमें देखो सेंटमायर अभिक्रिया में अपन बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से बनाएंगे। सबसे पहले तो क्या लेंगे बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट जो है इसकी अभिक्रिया करवाएंगे Cu2Cl2 और साथ में क्या लेंगे हैलोजन अम्ल लेंगे। क्या लेंगे क्यूप्रस क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड है ये, क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में अपन HX के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। HX के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो अपने पास क्या बनेगा हेलो एरिन बनेगा। अपने पास क्या बन जाएगा हेलो एरिन बन जाएगा। ये वाली जो अभिक्रिया है ये कहलाती है सेंटमायर अभिक्रिया। सेंटमायर अभिक्रिया में सेंटेंस लिखो तो आप ऐसे लिख सकते हो, यदि बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है अपना हेलो एरिन अपना प्रोडक्ट के रूप में बनता है, जिसके अपन प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं वो बनेगा, ये बन गया अपना हेलो एरिन। अब देखो आगे, हाँ साथ में ये देखो इसमें क्या रिलीज हो जाएगी नाइट्रोजन गैस, क्या हो जाएगी यहाँ से रिलीज हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी रिलीज हो जाएगी। अगला मेथड या अगली अभिक्रिया जो है वो है अपनी गाटरमान अभिक्रिया। उसमें भी क्या होगा बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से बनाएंगे। अगली जो रिएक्शन है वो है अपनी गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया जो होगी गाटरमान अभिक्रिया, जिससे भी आप क्या बना सकते हो हेलो एरिन बना सकते हो। गाटरमान रिएक्शन जो है इससे भी आप हेलो एरिन बना सकते हो। अब देखो इसमें भी यूज में क्या लिया जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट लिया जाएगा। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट N2+X-, ये है अपना बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट जो है इसकी अभिक्रिया भी आप हैलोजन अम्ल के साथ ही करवाते हो, लेकिन अब पहले देखो दोनों में इतना डिफरेंस है, सैंडमायर अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया में वहां तो क्यूप्रस क्लोराइड ले रहे थे आप और यहाँ पर काम में लेंगे अपन कॉपर चूर्ण, कॉपर पाउडर काम में लेंगे, कॉपर चूर्ण काम में लेंगे। इसके प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाओगे तो क्या बन जाएगा अपना हेलो एरिन बन जाएगा। यहाँ क्या बनेगा हेलो एरिन बन जाएगा और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी रिलीज हो जाएगी। ये अपने बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से क्या बनाना था हेलो एरिन बनाना था। उसमें दो अभिक्रिया पढ़ी है आपने, एक तो सैंडमायर अभिक्रिया और दूसरी कौन सी है गाटरमान अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया में बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल के साथ करवा रही किसकी प्रेजेंस में क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में, और गाटरमान अभिक्रिया में किसके साथ करवा रहे हैं वही डाइएजोनियम साल्ट की अभिक्रिया HX के साथ ही करवा रहे हैं हैलोजन अम्ल के साथ, लेकिन किसकी प्रेजेंस में कॉपर चूर्ण की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में। तो इससे प्रोडक्ट क्या बनता है अपना हेलो एरिन बनता है। अब देखो पहला मेथड आपने पढ़ा हाइड्रोकार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन द्वारा, उसमें अपना क्या बना प्रोडक्ट हेलो एरिन बना है। और सेकंड मेथड आपने पढ़ा है बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट के द्वारा। बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट
पहले तो अपन बेंजीन डाइएजोनियम कैसे बनाते हैं वो लिखा अपन ने। एनिलीन की अभिक्रिया जब आप सोडियम नाइट्राइड और हैलोजन अम्ल के साथ करवाते हो तो आपके पास क्या बनता है, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट बनता है। अब बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से आप हेलोएरिन दो अभिक्रिया के द्वारा बना सकते हो। एक तो है आपकी सेंडमायर अभिक्रिया, एक है आपकी गाटरमान अभिक्रिया। सेंडमायर अभिक्रिया जो है उसमें बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो अपना उत्पाद हेलोएरिन बनता है और नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। ऐसे ही सेम गाटरमान अभिक्रिया में है, बस जहां आपने क्यूप्रस क्लोराइड काम में लिया है वहां पे क्या काम में ले रहे हो, कॉपर चूर्ण या कॉपर पाउडर आप काम में लोगे। ठीक है, अब देखो ये दो मेथड पढ़ लिया आपने और एक और मेथड और आएगा आपका इसी में ही बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट वाले में ही। यदि ये दो तो अभिक्रिया होगी, तीसरी अभिक्रिया है केआई की प्रेजेंस में जब आप बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट की अभिक्रिया करवाते हो तो बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट लिया आपने और इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ करवाते हो, केआई के साथ करवाते हो तो नॉर्मल रिएक्शन होती है और इससे क्या बन जाता है कि आई अब आपने काम में ले लिया तो आई माइनस जुड़ेगा वहां पर जाकर तो क्या बन जाएगा, ये के आई का आई जुड़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी यहाँ से रिलीज हो जाएगी। और ये था अपना बेंजीन डाइएजोनियम लवण। बेंजीन डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है प्रोडक्ट के रूप में, आयोडोबेंजीन बनता है। ये अपने हेलोएरिन के प्रिपरेशन मेथड थे। इनमें आपने दो प्रिपरेशन मेथड पढ़े हैं, सिंपल से हैं। पहला प्रिपरेशन मेथड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा हाइड्रोकार्बन के, दूसरा जो है बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट के द्वारा। बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट में आपने तीन मेथड पढ़े हैं। पहला जो था वो सेंडमायर अभिक्रिया था जिसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है इनमें गाटरमान अभिक्रिया में और सेंडमायर में, वहां पर आप क्यूप्रस क्लोराइड काम में लोगे और यहाँ पर कॉपर पाउडर काम में लोगे और सेम रिएक्शन और प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना हेलोएरिन बन जाएगा। तीसरी रिएक्शन है बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट की अभिक्रिया अगर आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाते हो तो क्या बनता है प्रोडक्ट के रूप में, आयोडोबेंजीन बनता है और साथ में क्या रिलीज हो जाती है, नाइट्रोजन गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। और भी लिखना चाहो तो यहाँ पे क्या बच गया फिर, KX बच गया, पोटेशियम हैलाइड बच गया। तो ये आपका हेलोएरिन का प्रिपरेशन मेथड हुआ बनाने की विधियां। अब देखो आगे देखते हैं अपन। देखो पिछले लेक्चर में अपन ने क्या क्या कंप्लीट किया एक बार बता देती हूँ मैं। जैसे पहला जो लेक्चर था अपना चैप्टर जो चल रहा अपना हेलो एल्केन व हेलो एरिन, हेलो एल्केन व हेलो एरिन का सबसे पहला जो लेक्चर था उसमें आपने क्या पढ़ा है, कुछ जनरल डेफिनेशन पढ़ी थी इनके बारे में और इनका क्लासिफिकेशन पढ़ा था। अगले में क्या पढ़ा अपन ने, नोमेनक्लेचर पढ़ा है और नोमेनक्लेचर के बाद में अपन ने प्रिपरेशन मेथड पढ़े हैं किसके, हेलो एरिन व हेलो एल्केन के। अब प्रिपरेशन मेथड में हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड कुछ ज्यादा थे, हेलो एरिन के आज अपन ने पढ़ लिए हैं। हेलो एरिन के तो प्रिपरेशन मेथड सिंपल से ही है। अब देखो इससे आगे जो हेलो एल्केन व हेलो एरिन की प्रिपरेशन मेथड वो तो कंप्लीट हो गए। अब देखो इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जो इनकी प्रॉपर्टीज है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण और रासायनिक गुण जो है वो पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं इनमें भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन एंड हेलो एल्केन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी जो बनती है वो बनती है अपने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक जो है उनमें। देखो
भौतिक गुण की जब बात करते हैं अपन हेलो एल्केन व हेलो एरीन की, तब देखो जनरली एक बार बता देती हूँ। जो एक तो होता है मैथिल क्लोराइड, एक होता है मैथिल ब्रोमाइड, और एक होता है एथिल क्लोराइड, और एक जो कुछ जो CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये तो किसके फॉर्म में पाई जाती हैं, गैस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, गैस के रूप में क्या होती है, पाई जाती है। और इसके अलावा जो भी हेलाइड्स होते हैं, जो भी हेलो एल्केन और हेलो एरीन होते हैं, वो या तो लिक्विड फॉर्म में होंगे या फिर सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई इनकी। अब देखो इससे आगे जो अपना ये तो सिंपल सा बता दिया ऐसे ही। देखो ध्यान रखना आप लोग, मैथिल क्लोराइड और मैथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे किस फॉर्म में रहते हैं, गैसियस फॉर्म में रहते हैं। और जो बचे हुए हैं इनसे हायर जो हैलाइड्स होंगे वो या तो लिक्विड फॉर्म में होंगे या फिर सॉलिड फॉर्म में होते हैं। या तो किस फॉर्म में होंगे, हायर जो उच्च जो हैलोजन है, इनके अलावा जो उच्च हैलाइड्स जो हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं, या तो लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। या तो लिक्विड फॉर्म में होंगे या फिर सॉलिड फॉर्म में होंगे। अब देखो आगे अपन बात करते हैं कि गलनांक और क्वथनांक की। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है अपना उससे उसमें पढ़ लेते हैं इनको। देखो हेलो एल्केन व हेलो एरीन के गलनांक और क्वथनांक की बात करते हैं अपन। गलनांक व क्वथनांक इंग्लिश में बोला जाता है इन्हें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक बार थोड़ा सा इनकी डेफिनेशन के बारे में बता देती हूँ आपको। देखो अपन बात करते हैं जैसे गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक जो होता है जब कोई भी सॉलिड जो है वो लिक्विड फॉर्म में जिस टेम्परेचर पर चेंज होती है, जैसे ये सॉलिड है, सॉलिड जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, जिस टेम्परेचर पॉइंट पर सॉलिड फॉर्म जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाए, वो टेम्परेचर पॉइंट क्या कहलाता है अपना, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और जिस टेम्परेचर पॉइंट पर लिक्विड फॉर्म जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाए, वेपर फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाए, तो उस टेम्परेचर पॉइंट को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या है, टेम्परेचर की पॉइंट है। टेम्परेचर पॉइंट का मतलब ये हुआ कि भाई एक ऐसा पॉइंट जिस पर सॉलिड फॉर्म किस में कन्वर्ट होने लग जाए, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाए, वो पॉइंट कहलाएगा अपना मेल्टिंग पॉइंट। और एक ऐसा पॉइंट जिस पे लिक्विड फॉर्म गैसियस या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने, वाष्प अवस्था में या गैस अवस्था में कन्वर्ट होने लग जाए, वो क्या पॉइंट क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक कहलाता है। अब देखो यहाँ पर अपन बात करेंगे ये जो हेलो एरीन और हेलो एल्केन जो है, इनके गलनांक और क्वथनांक क्या सबके बराबर ही होते हैं या फिर कम ज्यादा होते हैं, या मतलब कम ज्यादा होते हैं तो कैसे होते हैं, देखो ये अपन पढ़ेंगे अभी। इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर भी, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में जो भी है या सबका समान है, वो पढ़ेंगे अभी अपन। देखो जनरली ये कॉन्सेप्ट आता है अपना, गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता है, मास बढ़ता है, या अपन कह सकते हैं अणुभार बढ़ता है, वैसे वैसे क्या होते हैं, गलनांक और क्वथनांक बढ़ते जाते हैं। देखो यहाँ पर जो गलनांक और क्वथनांक है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो नॉर्मल अगर आपके पास हेलो एल्केन और हेलो एरीन है तो आप लिख सकते हो द्रव्यमान द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, गलनांक व क्वथनांक भी बढ़ते हैं। गलनांक व क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। और एक कॉन्सेप्ट और याद रखना आप लोग, हैलोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर
हैलोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर भी क्या होगा, अपना गलनांक और क्वथनांक भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होता है, अब देखो, अब ऐसे तो पूछेगा नहीं कि भाई हाँ ये गलनांक और क्वथनांक पर कोई शॉर्ट नोट लिखो, ऐसा नहीं है। आपको कुछ एग्जांपल्स देंगे और उनमें पूछेंगे आपको कि इनका जो क्वथनांक और गलनांक का जो ऑर्डर है वो लिखिए। तो उसमें अपन कुछ एग्जांपल देखेंगे तब पता चलेगा आपको। देखो उसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है आपको, द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, बढ़ेंगे। द्रव्यमान भी लिख सकते हो आप, अणुभार भी लिख सकते हो, अणुभार बढ़ने के साथ साथ भी क्या होगा, गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट अपना ये है कि हैलोजन परमाणु की संख्या बढ़ने पर भी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल लेके बात करते हैं अपन। जैसे आपने एग्जांपल लिया, जैसे CH3Cl, एक तो ये है, और CH3CH2Cl और CH3CH2CH2Cl और CH3CH2CH2CH2Cl। इसका ऑर्डर बताना है अपने को। पहला तो ये है एग्जांपल, और दूसरा है CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। इनका ऑर्डर बताना है आपको। अब देखो पहले अपन अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पर, समान एल्किल समूह जब प्रेजेंट होते हैं तो हेलोजन का जो हैलाइड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ता जाता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं। क्यों, आपको सिंपल सी बात है, देखो टॉप टू बॉटम जा रहे हो आप, यहाँ हेलोजन क्या है, फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, या ब्रोमीन है, या आयोडीन है। तो जो मॉलिक्यूलर वेट है, जो मास है, वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो अपना कॉन्सेप्ट तो यही है, जहां मॉलिक्यूलर वेट मास जो है वो इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अब देखो जैसे इनका ऑर्डर पढ़ते हैं अभी अपन। जैसे अभी आपने पढ़ा कि भाई द्रव्यमान बढ़ने पर गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर आर जो ग्रुप है आपका मैथिल ग्रुप है, यहाँ पर क्या है, एथिल ग्रुप है, यहाँ पर प्रोपिल ग्रुप है, और यहाँ पर ब्यूटिल ग्रुप है। अब देखो यहाँ पर कार्बन परमाणु की जो कार्बन परमाणु है उसकी संख्या 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ऐसे ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, इनका द्रव्यमान भी बढ़ता जा रहा है, मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता है अपन कहते हैं क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो होगा या बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो किसका होगा, ब्यूटिल क्लोराइड का होगा। उससे कम प्रोपिल क्लोराइड का, उससे कम एथिल क्लोराइड, और सबसे कम मेथिल क्लोराइड का हो जाएगा। ये ऑर्डर जो है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखो फिर से बता देती हूँ मैं, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट अणुभार बढ़ता है वैसे वैसे गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर इनका इस प्रकार से होगा। देखो इधर से मैथिल से इधर ब्यूटिल की साइड जा रहे हैं तो अणुभार बढ़ रहा है, द्रव्यमान बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। अब देखो बात आती है इनकी हैलाइड चेंज किया आपने, आर ग्रुप सेम है, तो हैलोजन परमाणु चेंज किए हैं तो आपको पता है फ्लोरीन से ज्यादा मास क्लोरीन का होता है, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन का, ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन का, तो ये भी क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। अब देखो ये तो आपने कर लिए। अब देखो एक और आता है, जैसे ये चेंज किया आपने यहाँ पर, हाँ इनमें तो अपन कर देंगे। अब देखो जैसे कई बार क्या हो जाता है, कार्बन परमाणु की संख्या तो समान है, कार्बन परमाणु तो क्या है, समान है, लेकिन उनमें क्या है कि भाई किसी में ब्रांच हो जाएगा और किसी में नॉर्मल आ जाए। तब उस केस में क्या सबका समान होगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, या फिर अलग अलग होगा, वो देखते हैं अपन। जब आइसोमर्स प्रेजेंट समावयवी हो कहने का मतलब, तो समावयवी में तो कार्बन परमाणु की संख्या तो सेम होगी,
कार्बन परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की सब संख्या सेम होगी और उनमें बस इतना डिफरेंस होगा कि वो ग्रुप जो है इधर उधर लगे हुए हो सकते हैं, ऊपर नीचे। तो क्या उनका गलनांक और क्वथनांक सेम होता है या डिफरेंट होता है, वो देखते हैं अपन। देखो, यदि समावयवों की बात करोगे, आइसोमर्स की बात करोगे, तो समान समावयवियों में समान जो समान समावयवियों में श्रृंखलन बढ़ने से क्वथनांक कम होता जाता है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप इधर उधर लगे हुए होंगे उनके कारण आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन, एग्जांपल की बात करें तो अपन ले लेते हैं ब्यूटिल ब्रोमाइड का ले लेते हैं, चलो CH3 CH2 CH2 CH2Br, CH3 CH2 CH2Br ये अपना ब्यूटिल ब्रोमाइड, और CH3 CH2 CHBr CH3 एक ये है, और एक CH3 और CH3 और Br, ये तीन अपने पास कंपाउंड है। तीनों हैलाइड जो है, क्या तीनों हैलाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो सेम होगा या डिफरेंट होगा। देखो, अभी मैंने जस्ट ऊपर लिखा है समान समयावयव जब जहां पर होंगे तो उनमें क्या होगा, श्रृंखलन बढ़ने से क्वथनांक और गलनांक जो होंगे वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। जैसे अपन ने बात की, देखो यहां पर ये है, इसका नाम लिख देते हैं एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, और ये क्या है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, और ये है 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। अब देखो, श्रृंखलन बढ़ने से क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर तो सिंपल नॉर्मल जो है आपका नॉर्मल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देखो श्रृंखलन बढ़ रहा है। श्रृंखलन बढ़ने का मतलब ग्रुप जो है ऊपर नीचे लगे हुए हो, तो उससे क्या हो जाएगा, क्वथनांक कम होता जाएगा। यहाँ पर तो एक ग्रुप ही नीचे लग रहा है, यहाँ पर देखो 2 ग्रुप क्या है ऊपर नीचे लग रहे हैं, तो यहाँ श्रृंखलन बढ़ रहा है। तो जहां श्रृंखलन सबसे ज्यादा होगा, जहां कैटेनेशन, श्रृंखलन को इंग्लिश में बोलते हैं कैटेनेशन, जहां श्रृंखलन बढ़ता जाएगा वहां क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। जब आपके पास सेम आइसोमर्स प्रेजेंट हो तो जो आपका क्वथनांक और गलनांक होता है वो डिक्रीज होता जाता है। तो सबसे ज्यादा जो क्वथनांक होगा वो किसका होगा, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड का होगा। सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड। सबसे कम किसका हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, क्योंकि इसमें जो संकलन है वो क्या है, ज्यादा है। तो ये आपका समावयवी जब होंगे तब आप क्वथनांक का जो क्रम है वो कैसे लिखोगे, वो कंप्लीट हुआ। अब देखो एक और आता है इसमें क्वथनांक में, एक और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है अपना वो है, जब आपके पास ऑर्थो पैरा मेटा डाई हेलोएरिन प्रेजेंट हो तो उनमें क्या होता है क्रम। देखो जैसे अपन बात करते हैं, अपने पास एक तो है ऑर्थो डाइक्लोराइड और एक है मेटा डाइक्लोराइड वाला, और एक यौगिक है आपके पास पैरा
डाइक्लोराइड वाला। इनमें बताओ कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सेम होगा या डिफरेंट होगा। अब देखो जैसे ये है ऑर्थो पोजीशन पे, ये है मेटा पोजीशन पे, ये है पेरा पोजीशन पे। इसमें देखो एक जो कॉन्सेप्ट आता है कि जो पेरा समावेवी जो होता है, कौन सा पेरा समावेवी जो होता है, पेरा आइसोमर जो होता है, पेरा समावेवी जो होगा, पेरा समावेवी का क्वथनांक जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ऑर्थो व मेटा आइसोमर से, मेटा समावेवी से अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है, क्योंकि पेरा आइसोमर जो है, क्योंकि पेरा आइसोमर सममित होने के कारण, पेरा आइसोमर जो है वो सममित होता है, सिमेट्रिक होता है। क्या लिखते हैं इंग्लिश में से? सिमेट्रिक होने के कारण, सममित होने के कारण, सममित होने के कारण क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लेटिस जो होता है, क्रिस्टल जालक में फिट रहता है, या फिर कह सकते हैं समायोजित रहता है, समायोजित होता है। इसलिए इसको जब भी आप गर्म करोगे तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, इसलिए अपन कहते हैं जो पेरा आइसोमर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ऑर्थो और मेटा आइसोमर से क्या होता है? अधिक होता है, क्योंकि पेरा आइसोमर जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। देखो एक क्लोरीन ऊपर है, एक क्लोरीन नीचे है, इनमें ऐसी कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। इसलिए क्या होता है? ज्यादा सममित होने के कारण जो क्रिस्टल जालक है उसमें क्या रहता है? ये समायोजित रहता है आसानी से। तो इसलिए इसके लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो अपन लिख सकते हैं कि जो ऑर्थो और मेटा आइसोमर है उनका बॉइलिंग पॉइंट पेरा आइसोमर से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, अब देखो इसमें जब बात करें अपन, ये तो कंप्लीट हो गया बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो आगे बात करते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज में। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अब देखो एक आता है अपने पास सॉल्युबिलिटी। जनरली जो मेन जो टॉपिक था अपना बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ही था, उसमें अपन ने जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में दो तीन एग्जांपल देखे अपन ने। एग्जांपल में जैसे एक तो आइसोमर वाला देखा है जो इंपॉर्टेंट है, उसमें आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। और एक आपने जो बेंजीन डाइहैलाइड्स जो है उनके बारे में देखा, ऑर्थो, पेरा और मेटा जो है उनके बारे में। इनमें अपन ने देखा है कि पेरा जो आइसोमर होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऑर्थो और मेटा से ज्यादा होता है। अब देखो जैसे अपन बात करते हैं, हाँ सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? जनरली जो हैलाइड्स जो होते हैं, हेलो एरिन और हेलो एल्केन, जो हेलो एरिन और हेलो एल्केन जो होते हैं ये क्या होते हैं? वाटर में या कोई भी सॉल्वेंट की बात करें तो ये क्या होते हैं? लेस सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? लेस सॉल्युबल होते हैं। ये इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो आप यहाँ पर आज अपन ने डिस्कस की हैं। हेलो एरिन के प्रिपरेशन मेथड भी कंप्लीट कर लिए अपन ने, और जो हेलो एरिन और हेलो एल्केन जो है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अपन ने डिस्कस कर लिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद अपना आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण जो होंगे, देखो
रासायनिक गुण में क्या आता है, जो भी हेलो एरिन और हेलो एल्केन जो है वो किस किस से अभिक्रिया करते हैं, किस प्रकार का मतलब उनसे उत्पाद बनता है, वो आगे पढ़ेंगे। उनकी जो मैकेनिज्म है वो किस प्रकार से है, मैकेनिज्म जो होगी वो उस मैकेनिज्म के थ्रू उत्पाद बनाते हैं, किस मैकेनिज्म का उसमें फॉलो होता है, वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।